Hello aspirants, I welcome you all to UPSC Mantra. My name is Rajiv Ahir. In today's session, we'll further discuss the स्तूपा आर्किटेक्चर। हमने आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज शुरू की है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अलग अलग एग्जामिनेशंस में बहुत लाभकारी होगी। अभी बहुत ट्रेंडिंग सा टॉपिक बन गया है आर्ट एंड कल्चर और यहाँ से कुछ ठीक ठाक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड के बाद हमने इस टॉपिक को शुरू किया है। हम अब जिस टॉपिक पर हैं वो है स्तूप आर्किटेक्चर। प्रीवियस सेशन में हमने स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सारे फीचर्स पढ़े। आज उसी डायरेक्शन में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्तूपा आर्किटेक्चर को लेकर अब क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल in the session. Please share the sessions with your friends if it is useful. And keep watching, keep preparing your notes, keep jotting down your notes. साथ के साथ जब भी आप क्लास किया करें एक नोटबुक और एक पेन आप अपने साथ रखा करें। कुछ चीज़ें जो क्लास में मैं ओरली या वर्बली बोलता रहता हूँ और वो चीज़ें कई बार इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आप जॉट डाउन कर लिया करें। बाकी चीज़ों को आप जो क्लास में आपको विजिबल होती हैं और नॉर्मली जिनको हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल, तो उन नए फीचर्स को भी आप जॉट डाउन करते रहा करें। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि स्तूप आर्किटेक्चर में सबसे टॉप पर हमारा एक छत्र होता है, जिस छत्र में हमारी 3 अलग अलग पट्टियां हैं और ये तीनों पट्टियां 3 अलग अलग बुद्धिस्ट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एक रिप्रेजेंट करती है खुद बुद्धा को, बुद्धा, और फिर दूसरी है धम्मा को और तीसरी संखा। बुद्धा, धम्मा और संखा। इसके बाद हमने देखा कि एक हर्मिका है, ये रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है। ये हर्मिका, इसको हमने एबोर्ड ऑफ द गॉड बोला था, एबोर्ड ऑफ द गॉड। ऐसी एक मान्यता है कि इस हर्मिका पर ईश्वर का निवास होता है। और फिर हमने इस स्ट्रक्चर को पढ़ा डोम या अंडा, गुंबद या अंडा। और हमने 4 तोरण द्वार पढ़े जो चारों दिशाओं में हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और ये चारों बुद्ध की एक एक लाइफ एपिसोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जातक कहानियों से उठाई गई स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ इन सभी दरवाजों को सुशोभित करती हैं, अलंकृत करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपके सामने ये वाला एक तोरण द्वार है, इस तोरण द्वार पे जितनी स्कल्पचर्स, ये मूर्ति कलाएँ आपको दिख रही हैं, ये सारी मूर्ति कलाएँ जातक कहानियों से ली गई हैं और बुद्ध के एक लाइफ एपिसोड को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद हमने देखा ये जो हमारा प्रदक्षिणा पथ की बाउंड्री वॉल है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। पहली हो गई ओहनिशा, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हो गई थाबा और फिर हो गई सूची। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ये वाली वॉल प्रिपेयर होती है। हमने प्रदक्षिणा पथ का यूज़ देखा था कि ये श्रद्धालुओं के द्वारा परिक्रमा लगाने के लिए यूज़ की जाती है। ये सर्कम एम्बुलेटरी पाथ है, ये प्रदक्षिणा पथ है जिस पर परिक्रमा लगाई जाती है। इसके बाद हमने मेधी पढ़ा और मेधी के बाद हमने कुछ और फीचर्स पढ़े जैसे वेदिका। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारियों को हम ऐड करते हैं। स्तूप आर्किटेक्चर के बारे में अगर ध्यान से देखें तो इस आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट्स हैं ज़्यादातर, या हम यूँ कहें कि ये आर्किटेक्चर जो अपने ज़ेनिथ पर पहुंचा या क्लाइमेक्स पर पहुंचा वो गुप्त पीरियड में पहुंचा। और वैसे भी गुप्त पीरियड को आपको पता ही है, गोल्डन पीरियड बोलते हैं एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग बोला जाता है गुप्त काल को। यहाँ पर आर्किटेक्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो स्तूप आर्किटेक्चर में भी बहुत से डेवलपमेंट्स हुए। और आप देखोगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर में भी, टेम्पल स्थापत्य कला, मंदिर वास्तुकला, वहाँ पर भी बहुत सारे हमें नए विकास कार्य गुप्त पीरियड में देखने को मिलेंगे। वैसे तो गुप्तास जो है वो वैष्णवाइट्स हैं या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन बाकी धर्मों के लिए भी ये धर्मनिरपेक्ष है। हमने देखा कि सारनाथ का जो स्तूप है वो सारनाथ का स्तूप गुप्तों ने बनवाया है, गुप्तों ने सारनाथ का स्तूप बनवाया है। अब दक्षिण भारत में सफ़र अगर
स्तूप आर्किटेक्चर का देखें तो ये डेवलपमेंट सातवाहन के टाइम पीरियड में हुए। सातवाहन, आपको याद होगा सातवाहन को हम आंध्राज भी बोलते हैं, सातवाहन को हम आंध्राज भी बोलते हैं। ये इस डेक्कन वाले रीजन में शासन करते थे और सबसे बड़े पैमाने पे यहाँ लैंड ग्रांट सिस्टम शुरू हुआ या भूमि अनुदान, भू अनुदान सिस्टम सातवाहन के पीरियड से ही शुरू हुआ था। ये वो राजा थे जो अपनी माँ का नाम अपने आगे यूज़ किया करते थे। यहाँ हमने मैट्रिलिनियल सेटअप देखा था। उदाहरण के लिए कुछ राजा जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलुमयी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, यज्ञश्री शतकर्णी, ये यहाँ के राजा थे। एक मान्यता है कि ये पहले डेक्कन ट्राइब या डेक्कन का एक लोकल कबीला होता था, बाद में ये ब्राह्मण बने। तो दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी ऑफ ब्राह्मण ओरिजिन। इन्हीं सातवाहन के टाइम पीरियड में बड़े पैमाने पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ स्तूप में। तो स्तूप में बहुत सारे विकास हुए। हम ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर देखेंगे यहाँ पर हीनयान सेक्ट से जुड़े हुए, हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए, हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए विकास कार्य हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं दक्षिण भारत में। अब हीनयान कौन है? हीनयान वो हैं जो जैनिज्म का ही एक सेक्ट, एक संप्रदाय है। ये लोग मोस्टली बुद्ध को एक टीचर की तरह मानते हैं और बुद्ध के जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स हैं उन सिद्धांतों को ये फॉलो करते हैं। अनलाइक महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, महायान में क्या था, वहाँ बुद्ध को टीचर नहीं गॉड माना गया था और वहाँ मूर्ति पूजा प्रचलन में आ चुकी थी। ये हीनयान संप्रदाय के डेवलपमेंट्स दक्षिण भारत में होंगे और सातवाहन फेज में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे और ये आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स मोस्टली हमारे रॉक कट आर्किटेक्चर में और स्तूप आर्किटेक्चर में होंगे। यानी गुप्तों के पीरियड में उत्तर भारत में और डेक्कन में सातवाहन के पीरियड में स्तूप आर्किटेक्चर में फर्दर डेवलपमेंट्स हुए। अब एक नज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तूप के अंदर इस टॉपिक पर डालते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कितने प्रकार के स्तूप हुआ करते थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्तूपास। तो पहले हो गए शारीरिक स्तूप। ये वो स्तूप हैं जिनमें बुद्ध के अलग अलग रूपों के मॉर्टल रिमेन्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे सरीपुत्र, मौदगलैंड स्तूप, सांची के स्तूप हैं ये। यानी जो शारीरिक स्तूप हैं उन शारीरिक स्तूप में विभिन्न बौद्ध हस्तियों के नश्वर अवशेष या मॉर्टल रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो डिवीजन है वो है परिभोगिका। परिभोगिका में क्या मिलेंगे हमें? बुद्ध के और वेरियस बुद्धिस्ट फिगर्स ने अपने जीवन में जिन भी वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, जिन भी ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया है, जिन यूटेंसिल्स बर्तनों का इस्तेमाल किया है, उन सभी को हम इन स्तूपों में देखते हैं। परिभोगिक स्तूप वो होते हैं जिसमें बौद्ध हस्तियों के द्वारा यानी भगवान बुद्ध, बोधिसत्वा और बाकी के जो अरहत वगैरह हैं उन सभी के द्वारा जीवन काल में जो भी वस्तुएं उपयोग में लाई गई हैं, बर्तन आदि सब ये परिभोगिक स्तूप के अंतर्गत आते हैं। तो पहला स्तूप हमने पढ़ा शारीरिक स्तूप जिसमें बुद्ध और बुद्धिस्ट फिगर्स के मॉर्टल रिमेन्स पाए जाएंगे। दूसरे हमने परिभोगिक पढ़े। परिभोगिक में इन सभी बुद्धिस्ट फिगर्स के यूटेंसिल्स, बर्तन और बाकी ऑब्जेक्ट्स जिनको इन्होंने अपने लाइफ टाइम में यूज़ किया उनको हम देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार स्तूपों का है उद्देशिका। उद्देशिका को मुख्यतः पूजा और आराधना के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैंने आपसे इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया था कि बुद्ध के रेलिक्स जहाँ होंगे उसके ऊपर एक माउंट टीला बनाया जाएगा जिसको हम स्तूप बोलेंगे और स्तूप जो है वो धार्मिक रूप से पवित्र श्राइन या पूजा स्थल के रूप में यूज़ किया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें एक पवित्र आत्मा खुद भगवान बुद्ध के अवशेषों का निवास स्थान है, तो ये एक पवित्र स्थान हुआ। इसको सेक्रेड श्राइन से कम नहीं समझा जाता, पवित्र पूजा स्थल से कम नहीं समझा जाता। तो उद्देशिका को पूजा और आराधना के लिए यूज़ किया जाता है। अगले स्तूप हमारे हैं रेलिक स्तूप। इन रेलिक स्तूपों में हम देखेंगे कि बुद्ध, उनके शिष्य और बाकी के जो बौद्ध संत हैं
उनके रेलिक्स अवशेष या रिमेन्स हमें इन स्तूपों में मेनली देखने को मिलेंगे। वैसे तो सभी स्तूपों में ज़्यादातर रेलिक्स देखने को मिलते हैं, पर जो रेलिक्स स्तूपा हैं वो स्पेशली अपने रेलिक्स के लिए ही जाने जाते हैं। अगले हैं ऑब्जेक्ट स्तूप। ऑब्जेक्ट स्तूप में मोस्टली भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं, डिसाइपल्स हैं, उनके बेगिंग बाउल्स और रोब यानी वो ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स, वो वस्त्र जिनको ये लोग धारण करते हैं। जैसे बुद्ध जिस ट्रांसपेरेंट रोब को धारण करते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में, जिसमें आर पार सब दिखता है, वो, और बाउल जिसमें वो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा पात्र। तो ऑब्जेक्ट स्तूप या वस्तु स्तूप वो हुए जिनमें भिक्षा पात्र, वस्त्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ भी मिलते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई। कौन कौन सी? पहला बुद्ध का बैगिंग बाउल, दूसरा बुद्ध का ट्रांसपेरेंट रोब जो वो पहनते हैं, और तीसरा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो बौद्ध लेख हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर्स या लेख, उनको भी, ग्रंथों को भी हम पाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़े उसमें कितने प्रकार के स्तूप हो गए, एक नज़र फिर से डालते हैं। पहले हो गए शारीरिक स्तूप, दूसरे हो गए परिभोगिका स्तूप, उद्देश्य का, रेलिक, ऑब्जेक्ट। शारीरिक स्तूप में हमने मॉर्टल रिमेन्स देखे अलग अलग बुद्धिस्ट फिगर्स के। परिभोगिक में हमने देखे कि बर्तन, यूटेंसिल्स, ऑब्जेक्ट्स जो भी ये लोग यूज़ करते हैं लाइफ टाइम में, वो सारे हमें इन स्तूपों में प्राप्त होते हैं। फिर हमने उद्देश्य का देखा, जिनका उद्देश्य ही पूजा और आराधना के लिए है। रेलिक स्तूपा में हमने रेलिक्स और अवशेष देखे हैं बुद्ध की और अलग अलग बुद्धिस्ट फिगर्स के, उनके डिसाइपल्स के, उनके शिष्यों के और बाकी बौद्ध संतों के। हमने ऑब्जेक्ट स्तूपा में देखा कि बुद्धिस्ट के ट्रांसपेरेंट रोब यानी वस्त्र, उनका बैगिंग बाउल, उनका कटोरा या उनका भिक्षा पात्र, इसके अलावा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, बौद्ध ग्रंथ, ये सब हमें ऑब्जेक्ट स्तूपा में मिलते हैं। हिंदी में इन्हें हम बोलेंगे पहले वाले को शारीरिक स्तूप, दूसरे वाले को परिभोगिक, तीसरे वाले को उद्देश्य का, चौथा अवशेष स्तूप, पांचवा वस्तु स्तूप और छठा है स्मारक स्तूप। तो कमेमोरेटिव स्तूपा क्या होते हैं? स्मारक स्तूप जो बुद्ध और उनके डिसाइपल्स के जीवन से जुड़े हैं और इनको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि ये यादगार बने रहे, इन्हें स्मारक के रूप में बनाया जाता है। तो स्मारक स्तूप क्या हुए? बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं की स्मृति में, कि कौन कौन सी घटनाएं बुद्ध के जीवन काल में हुई, उनकी यादगार में ये स्तूप बनाए जाते हैं। तो हमारे हो गए अभी तक शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का, रेलिक स्तूप, ऑब्जेक्ट स्तूप, कमेमोरेटिव स्तूप। यानी शारीरिक स्तूप, परिभोगिका, उद्देश्य का, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप और स्मारक स्तूप। अब 2 स्तूप और हैं, एक है सिंबॉलिक स्तूप और दूसरे हैं वोटिव स्तूप। सिंबॉलिक जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रतीकात्मक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप या सिंबॉलिक स्तूप। ये क्यों यूज होते हैं? टू सिंबलाइज द एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट थियोलॉजी, बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है सिंबॉलिक स्तूप। उदाहरण के लिए बोरोबुदूर आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर एक स्थान है, टेम्पल है। बोरोबुदूर को महायान बोधिसत्व के चरित्र में 3 धातुओं को हमने देखा कि एक तो हो गया धातु, दूसरा हो गया भूमि और तीसरा हो गया स्तूप। इसके लिए पॉपुलर है बोरोबुदूर टेम्पल। तो ये बोरोबुदूर टेम्पल एज अ सिंबॉलिक स्तूपा यूज किया जाता है। सिंबॉलिक स्तूप का क्या मतलब हुआ? प्रतीकात्मक स्तूप का, कि वो स्तूप जिनको बुद्धिस्ट थियोलॉजी के अलग अलग पहलुओं से जोड़कर सिंबलाइज किया जाता है। आखिरी स्तूप है वोटिव स्तूप यानी मन्नत स्तूप। जैसे कि नाम फिर से खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू कमेमोरेट विजिट्स और टू गेन स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, यानी आध्यात्मिक बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए वोटिव स्तूप को बनाया जाता है। इनको मन्नत स्तूप बोलते हैं हिंदी में। ये क्यों बनाए जाते हैं? ये यात्राओं की स्मृति में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। वोटिव स्तूप जैसे नाम खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये मन्नत स्तूप है, यहाँ मन्नत पूरी होती है। जैसे आपने देखा होगा खानका में सूफी संत रहते थे,
और वहाँ हमने पीर और मुरीदी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पीर और मुरीदी, एक पीर बाबा होंगे और बाकी मुरीदी होंगे जो अपनी मुराद लेकर गए होंगे। ये पीर बाबा खानका में रहते हैं, ये भी मुराद पूरी करते हैं। हम ये सूफ़ी संतों में पढ़ेंगे, सूफ़ी मूवमेंट में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने अलग-अलग प्रकार के स्तूप आर्किटेक्चर पढ़े कि स्तूप जो है अलग-अलग प्रकार के होते हैं। शारीरिक, परिभोगिक, उद्देशिका, रेलिक या विशेष स्तूप, ऑब्जेक्ट स्तूप या वस्तु स्तूप, कमेमोरेटिव स्तूप या स्मारक स्तूप, इसके बाद सिंबॉलिक स्तूप या प्रतीकात्मक स्तूप, वोटिव स्तूप या मन्नत स्तूप। आज की क्लास में इतना ही। बाकी अगले आर्किटेक्चर की डिज़ाइन की तरफ हम अगर बढ़ेंगे तो हमें केव आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो आर्किटेक्चर फीचर्स को कवर करने के लिए हम इन सभी टॉपिक्स को सेपरेटली पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हर पीरियड के हिसाब से, हर काल के हिसाब से भी हम इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को कवर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, कई सारे टॉपिक्स छूट जाते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आर्किटेक्चर को लिंक करती है वो भी छूट जाती है। तो हम इन सभी टॉपिक्स को इंटीग्रेटेडली कवर कर रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा स्तूप आर्किटेक्चर के बाद होगा केव आर्किटेक्चर। तो हम अब गुफा का आर्किटेक्चर इन डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कंटिन्यू लर्निंग। थैंक यू।